तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं भूमंडल कृत विश्व का बनना, जो कि है आपका पार्ट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4। आपके इस पार्ट में आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो दोस्तों हम इसमें बात करने वाले हैं आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे के सारे जो रह गए थे आपके, वो सभी के सभी इसमें आपको करवा दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर हम टॉपिक के ऊपर में, जो कि होगा आपका तकनीक की भूमिका। तो दोस्तों तकनीक की भूमिका आपको पता ही होगा। तकनीक जो होती है ना, टेक्नोलॉजी या आप कह सकते हो वो तरीका, तो इसने हमेशा से ही काम को सरल बनाने का काम किया है। आप तुलना कर सकते हो पहले के टाइम से और अभी के टाइम को। तो आपने देखा होगा जब तकनीक आई है तो उसने हमारी किसी न किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन किया है। तो इसी प्रकार से सेम इसी टॉपिक में यहाँ पर भी यही बात है। तो इनकी तकनीक यहाँ पर किस किस को मानी गई है? रेलवे इंजन्स को, ठीक है, भाप से चलने वाले जहाज को जो पानी में चलते हैं, टेलीग्राफ को, ये सभी तकनीक, ये इन सबको तकनीक मानते थे और बदलाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया गया है इसमें बहुत बड़ा सा, आप उसे एग्जाम्पल समझिए, वह तो रियल घटना है। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से समझाया गया है कि 1870 के दशक तक अमेरिका से जो यूरोप मांस का जो कारोबार है, अमेरिका से यूरोप मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवरों को ही भेजा जाता था। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट में हमें मांस को पहुंचाना है, तो आपके पास ऐसा जुगाड़ होना चाहिए जिससे वो मांस इतनी लंबी यात्रा में भी खराब ना हो। इसलिए इनके पास वो जुगाड़ नहीं था, तो उस समय जिंदा जानवर को ही भेजा जाता था, जिन्हें यूरोप ले जाया जाता था और बाद में उसे काटा जाता था, मांस बनाया जाता था। तो अब इस काम में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप जिंदा जानवरों को लेकर जा रहे हो तो आपको जगह जो है वो ज्यादा घिरेगी, बंदे खड़े रहेंगे, जानवर खड़ा रहेगा, तो उससे क्या होगा, जो जगह है आपकी ज्यादा घिरेगी। उसके बाद क्या है, लंबी यात्रा है तो कुछ जानवर बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, उनका वजन कम हो जाएगा। तो इस तरह की परेशानी उत्पन्न होती थी जब तकनीक नहीं थी। यहाँ पर अभी हम देखेंगे, देखिए। लेकिन जिंदा जानवर जब ले जाता था बंदा, तो जिंदा जानवर जो है बहुत ज्यादा जगह घेरता था। बहुत सारे जानवर तो इतना लंबा सफर था कि उस लंबे सफर में ही मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुत सारे जानवरों का जो वजन है वो गिर जाता था। जितना वजन था, जाते जाते वजन कम हो जाता था, जाते जाते वो बीमार पड़ जाते थे, किसी काम के नहीं रह जाते थे, वह खाने लायक नहीं रह जाते थे। इसलिए मांस खाना बहुत महंगा था। अब जो चीजें बहुत मुश्किल से आ रही है वो महंगी होती है दोस्तों, आप हमेशा इस बात को नोट डाउन करना। यहाँ पर मांस जो है बहुत मुश्किलों से आता था, तो मांस का जो सौदा था वो बहुत महंगा पड़ता था। तो यूरोप के जो अमीर लोग हैं वो तो ये खा सकते थे, लेकिन यूरोप के जो गरीब लोग हैं उनकी पहुंच से ये बाहर होता था, वह ये नहीं खा सकते थे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जब नई तकनीक आई, तो नई तकनीक जब आई तो उसने स्थिति को बिल्कुल बदल सा दिया। पानी वाले जहाज का जुगाड़ हुआ। उस जहाज में रेफ्रिजरेशन, आपको पता ही होगा, उसकी तकनीक स्थापित कर दी। फॉर एग्जांपल हमारे रेफ्रिजरेटर की तरह, फ्रिज की तरह बिल्कुल, जिसमें जो सामान जल्दी खराब हो जाता था उन चीजों को और लंबा टिकाया जा सकता था, लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। जैसे अगर हम अपनी सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में डालते हैं तो वो ज्यादा दिनों तक बनी रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही जुगाड़ इन्होंने किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इनकी सिचुएशन बिल्कुल बदल गई।
इसके बाद जानवरों को यात्रा से पहले ही मार दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, पहले जानवरों को जिंदा ले आया जाता था, फिर वहां पर जो बचते थे जानवर उनको काटा जाता था, फिर मांस बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर जानवरों को पहले ही मार देते थे और उनसे उनका जो मांस है वो लिया जाता था। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगहों से जो है जानवरों की बजाय उनका मांस ही डायरेक्ट आने लगा और यूरोप जो है भेजा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि अब उनके पास जुगाड़ है कि वो मांस रखेंगे तो वो मांस खराब नहीं होगा। तो इससे क्या क्या हुआ, एक तो खराब जो जुगाड़ हो रहा था, जो खराब हो रहा था सामान, वो खराब नहीं हुआ। ठीक है, समुद्री यात्रा करने का जो खर्च था वो भी कम हुआ और यूरोप में जो मांस के दाम है वो गिरने लगे, क्योंकि अब बढ़िया तरीके से जो है यात्रा हो रही थी और लाया जा रहा था, तो दाम गिर गए। तो अब वही गरीब लोग जो इसे नहीं खा पाते थे, अब वो अच्छे से इसे खा सकते हैं और उनके बजट में भी आ जाता था। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर रेंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग के बारे में। तो दोस्तों, ये एक तरह से क्या था, एक तरह की ये बीमारी थी। अफ्रीका में 1890 के दशक में रेंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग नाम की एक बहुत जो है बेकार बीमारी, या आप कह सकते हो खतरनाक बीमारी फैल गई। ठीक है, मवेशियों में प्लेग की तरफ फैलने वाली इस बीमारी ने क्या किया, बहुत सारे लोगों की आजीविका पर और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव, बहुत ही गंदा प्रभाव छोड़ दिया। ठीक है, इनसे क्या हुए आपको पता ही है, इसके जो जानवर है वो मरने लग गए। अब जानवर मरने लग गए तो जिनकी जीविका इन जानवरों से जुड़ी हुई थी उनके काम पर असर पड़ा होगा, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। ठीक है, तो ये सारा जो जुगाड़ है वो हुआ। ये जो बीमारी थी ये बहुत तेजी से फैलने लग गई, जैसे जंगल में आग फैलता है बिल्कुल उसी की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लग गई और 1892 में ही अफ्रीका के अटलांटिक तट पर ये पहुंच गई। 5 साल बाद ये अफ्रीका के दूर दक्षिणी हिस्से तक भी पहुंच गई, यानी आप सोच सकते हो इसका काफी ज्यादा जो है वो विस्तार हुआ। उसके बाद जो भी इसके रास्ते में आया, बीमारी के रास्ते में, इस बीमारी ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दी। यानी आप इससे ये भी समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा हानि हुई। ठीक है, कितने ज्यादा लोगों की जो है वो जान वो गई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम समझते हैं। अब यहाँ पर एक बात आई, यहाँ पर अब फायदा उठाने लग गए कौन, जो अमीर लोग थे। उन्होंने यहाँ पर गुलाम बनाने की बात सोच ली, उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया। कैसे आ गया देखिए, पशुओं के खत्म हो रहे थे जब, तो अफ्रीकियों की जो रोजी रोटी थी वो क्या हो रही थी, छिन रही थी, खत्म हो रही थी, उनके पास पैसे नहीं बाकी थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए अफ्रीकियों को श्रम बाजार में, यानी कि आप समझ सकते हो मजदूर बनाने के लिए धकेला जाने लगा, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं था, तो वो अपनी मनमर्जी का जो है चला सकते थे। बागान मालिकों ने और खान मालिकों ने, औपनिवेशिक सरकार ने, जिन्होंने इसके ऊपर राज कर रखा था, उन्होंने जो बचे कुचे पशु थे उनको भी अपने अंडर में ले लिया कि भाई तुम भी अब इधर आ जाओ, जो थोड़े बहुत बंदे काम कर रहे हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। बचे कुचे पशुओं को भी संसाधनों पर कब्जे से यूरोप औपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने का एक सुनहरा मौका जो है वो मिल गया था। उन्होंने सोचा अब तो ये हो गए हैं बेकार, अब तो इनके पास है मजबूरी, तो अब उस मजबूरी का फायदा उठाएंगे और इनको गुलाम बना लेंगे। इस चीज का बहुत ही बेहतरीन मौका इनके हाथ लग गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात जो है यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें भारत से और चीन से जो गरीब मजदूर हुआ करते थे उनको काम पर ले जाया जाता था। कैसे काम थे? काम थे बाग बगीचों में काम करना, काम था जो रेलगाड़ी है उसकी मरम्मत करना,
उनके आसपास की जगहों को ठीक करना, पटरी बिछाना, ये सभी काम थे। इनको जो काम पर ले जाया जाता था जिस समय, उस समय काम के स्थान को लेकर, यानी तुम कहाँ काम करोगे, और काम के पैसों को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर झूठ बोला गया, झूठी जानकारी दी गई। और इनको आप कह सकते हो एक तरह से इनके साथ बहुत बुरा हुआ। जब वो वहां पर अपनी जगह पे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कठोर है, यानी कि वो सारी चीजें बहुत ज्यादा बुरी है। यानी जो मजदूरों ने सोचा कि हम ऐसे जाएंगे, काम करेंगे, रहेंगे, हमारी आय उत्पन्न होगी, वो सारी चीजें उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो ये था इसमें। यहां पर देखते हैं, बात करें हम 19वीं सदी में, तो भारत और चीन के लाखों मजदूरों को दुनिया के अलग अलग देशों में ले जाया गया, सड़क बनाने के लिए, रेलवे में काम कराने के लिए, पौधा लगाने के लिए, या और भी जितनी परियोजनाएं स्टार्ट होती है उसमें काम करने के लिए ले जाया गया। ठीक है, उनको एजेंट ले जाते थे। ठीक है, और वह एजेंट उनको काम के बारे में और उस काम के उत्थान के बारे में, सभी चीजों के बारे में झूठी जानकारियां देते थे और उनसे काम करवाया करते थे। ठीक है, तो ये सारा जो जुगाड़ इनके साथ होता था। जब वे कार्य के स्थान पर जाते थे, यानी जहां पर उसे काम करना है वहां जाते थे, तो मजदूरों की वहां की परिस्थितियां अच्छी नहीं लगती थी, बहुत कठोर लगती थी। जो उन्होंने सोचा वो उनको नहीं मिला, लेकिन इसका भी अंत हुआ। ये जो बुरी चीज स्टार्ट हुई थी, ये बुरी चीज खत्म भी हुई। कैसे? लेकिन 20वीं सदी के शुरुआती सालों में हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनको ये प्रथा बहुत बेकार लगी। उन्होंने इनका विरोध किया। उनकी राय में, वो जो अच्छे नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, उनकी राय में बहुत ही गंदा काम था, अपमानजनक काम था, क्रूर व्यवस्था थी, बेकार व्यवस्था थी। तो इसी के दबाव में, इसी के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या जुगाड़ था, मजदूरों को कहां से कहां लाया गया, उन्हें कैसे सपने दिखाए गए और उन सपनों को तोड़ा गया। अंत में इस बेकार व्यवस्था को भी खत्म किया गया 1921 में। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक यहां से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं विदेश में भारतीय उद्यमी के बारे में। यानी जब बात आई हमारी व्यापार की, तो हमने उसमें भी क्या किया, थोड़ा बहुत योगदान दिया, अपने आप को थोड़ा साबित किया। कब हुआ ये देखिए, अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे चलते चलते हमारे भारतीय व्यापारी भी और हमारे महाजन भी पहुंच गए। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाई हैदराबादी सिंधी ने। इन्होंने बड़ी रफ्तार से काम किया और इन हैदराबादी सिंधी व्यापारी ने यूरोपीय उपनिवेशों को भी पीछे कर दिया, उनसे भी ये आगे निकल गए। और 1816 के दशक में उन्होंने दुनिया भर में दुनिया भर के जो बंदरगाह थे वहां पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा काम था, उन्हें के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देने वाला काम था। इन दुकानों में सैलानियों और आकर्षक स्थानीय विदेशी भी आने लगे और ये जो काम था ये बहुत ही फलता फूलता कारोबार इनके लिए साबित हो गया। ठीक है दोस्तों, सिंपल बात करते हैं अब हम यहाँ पर महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है। आपको पता ही होगा पहले विश्व युद्ध के बारे में। सबसे पहली विश्व युद्ध जो हुई उसे सबसे पहली आधुनिक औद्योगिक युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, युद्ध जब होता है तो आप समझिए वहां पर हार जीत की बात नहीं रहती। मान के चलिए ए देश और बी देश में लड़ाई होती है, तो अगर ए देश जीत भी जाता है तो दोस्तों उसे कुछ फील नहीं आएगा कि वो जीता है, और बी देश हार भी जाता है तो उसे फर्क तो पड़ेगा बहुत गंदा, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दोनों का लगभग बराबर नुकसान होता है। जब भी हम किसी से भी लड़ाई करते हैं तो भले ही हम जीत जाए, लेकिन चोट दोनों को लगती है। पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा
दोनों देशों की जाती है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर भी। युद्ध के कारण दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो ताकतें थी, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, उनके बीच में जो संबंध है वो टूट गए। अब वह एक देश दूसरे देश में के बदला लेने का उतारू था। वह सोचता था मैं इससे बदला लूंगा, वो सोचता था मैं इससे बदला लूंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं चल रही थी। अब यहाँ पर हुआ क्या, अमेरिका की एक भूमिका समझिए। युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिका से क्या लेना पड़ गया, कर्ज लेना पड़ गया बैंकों और अमेरिकी जनता से। बैंक तो देती, जो अमेरिकी जनता, जो अमीर थी, जो महाजन लोग थे, इनसे भी बहुत ज्यादा कर्ज लिया। किसने, ब्रिटेन ने। अब इस बात को आप आगे समझना, बहुत ही ज्यादा जो है इसके लिए गलत साबित हुआ। ठीक है, अब यहां से समझिए, जिसके कारण युद्ध अमेरिका को कर्जदार की जगह कर्जदाता देश बना गया। अब यहां पर जो अमेरिका से कर्ज लेता गया, तो अमेरिका को कर्जदार बनना था। ठीक है, लेकिन वो कर्जदाता बन गया। उसे कर्ज लेना था, वो कर्ज में डूबता, लेकिन वो दूसरों को ही कर्ज देने लग गया। तो इससे आप ये समझ सकते हो, उस समय अमेरिका का जो प्रभाव था वो बढ़ गया था। युद्ध के बाद उसने अपने आप को बहुत रफ्तार से रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, यहां पर देखिए, युद्धोत्तर सुधार के अंतर्गत में हम देखेंगे, युद्ध से पहले की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ, सबसे घटिया अर्थव्यवस्था आप कह सकते हो, नहीं आप ये कह सकते हो कि जो उसकी स्थिति है सबसे खराब हुई। ठीक है, यहां पर देखिए, लेकिन युद्ध के बाद सबसे लंबा जो संकट है उसे ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, यानी सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाला बंदा बहुत ही ज्यादा मुसीबत में आ गया। यहां पर देखते हैं, युद्ध के खर्चे की भरपाई अब कैसे होगी। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से कर्ज लेता गया और कर्ज लेता ही गया, जमकर कर्ज लिए उसने। इसका परिणाम क्या हुआ, युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन जो है तगड़े कर्ज में फंस गया। बहुत ज्यादा कर्ज लेता गया वो, तो युद्ध जब तक अंत हुआ, खत्म हुआ युद्ध का, तब तक जब उसने अपने आप को पाया तो उसने देखा कि अब वो पानी में डूब चुका है, अब वह कर्जे में बहुत ही गंदी तरह से डूब चुका है। तो ऐसी हालत हुई युद्ध होने के बाद। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, इसे समझिए। युद्ध के बाद क्या हुआ, अमेरिका अपने आप को बहुत रफ्तार से रिकवर करने लग गया, बहुत तगड़ी रफ्तार से उसने सुधार करने लग गया। ठीक है, 1920 के दशक की अगर हम बात करें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने एक मस्त जुगाड़ अपने आप में किया, वो था बृहत उत्पादन का चलन। ठीक है, यानी वो क्या करेगा, उत्पादन करेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और इनकी एक नीति थी जो आपको पूछी जा सकती है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, उसे समझिए। हेनरी फोर्ड्स द्वारा एक नीति थी अपनाई गई, उसे कहते हैं असेंबली लाइन पद्धति। इसे समझिए आप, असेंबली लाइन पद्धति क्या होता है, और इसे पूरे अमेरिका में ये फैल गया। असेंबली लाइन पद्धति दोस्तों होती क्या है, आपने ये अभी भी जो फेमस फैक्ट्रीज होती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, उसमें ये जुगाड़ आपने अभी भी देखा होगा। होता क्या है, जो मजदूर होता है ना, नॉर्मल मजदूर, उससे केवल एक काम ही करने को दिया जाता है, कोई एक काम। फॉर एग्जाम्पल कार बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उस एक मजदूर को कहा जाएगा कि तुम टायर लगाओ, बस टायर लगाओ और टायर लगाओ और टायर लगाते जाओ। ठीक है, यानी मजदूर क्या करेगा, 24 घंटे टायर ही लगाएगा। यानी वो जितने भी देर उसके काम का है, जितना भी वर्किंग आवर्स है उसके, ठीक है, यानी कि जितने घंटे वो काम करता है, तो उस वर्किंग आवर्स में वो क्या करेगा, सिर्फ टायर लगाता जाएगा। उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि जब उसका काम सिर्फ टायर लगाने का है तो वो अपने काम में बहुत माहिर हो जाएगा, और देखते ही देखते जब टाइम बीतता जाएगा तो उस काम को बहुत रफ्तार से कर पाएगा। और जब उसका काम टायर लगाने का है और वो अपने काम में लगा पड़ा है, तो वो किसी और बंदे से भी बात नहीं कर पाएगा और उसका काम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस
तकनीक में ये जुगाड़ होता है। इस तकनीक में जो फैक्ट्री वाला बंदा है उसको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो ये आपको असेंबली लाइन पद्धति जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां पर समझिए, असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम कराया जाता है। जैसे मैंने आपको ही बताया, जैसे कार के किसी भी खास पुर्जे पर वो लगा रहता है, काम करता रहता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे मजदूर बहुत व्यस्त रहेगा। वो एक ही काम करना है उसको, तो वो उसी में लगा रहेगा, अपने साथियों से वो बात भी नहीं कर पाएगा। उसी काम को बार बार करता रहेगा, बार बार करता रहेगा, तो वो उस काम में क्या होगा, माहिर हो जाएगा। उसको उस काम का बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, जिससे गलती करने की जो संभावना है वो भी कम हो जाएगी और धीरे धीरे उस काम की जो गति है वो भी बढ़ जाएगी। प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। जो बंदा पहले थोड़ा, मान के चलो एक बंदा क्या है, शुरू में उसने एक दिन में 10 ही टायर लगाए, लेकिन अगले दिन उसकी जो ये टायर लगाने की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस उसे होता जाएगा और वो काम करता जाएगा और उत्पादकता बढ़ती जाएगी। ठीक है, और हम बात करते हैं यहां पर, इसी कारण अब मजदूरों का तो नुकसान हो रहा है और फैक्ट्री वालों का फायदा हो रहा है। तो अब इसी कारण क्या होगा, बहुत सारे मजदूर काम छोड़ देंगे, उनको मजा नहीं आएगा। अब जब बहुत सारे मजदूर काम छोड़ देंगे तो इस चुनौती से निपटने के लिए जो फोर्ड्स थे, अब वो क्या करेंगे, उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली और वह नई टेक्निक थी 1914 से उन्होंने वेतन को 2 गुना कर दिया। यानी 2 गुना मतलब अब उन्होंने $5 प्रतिदिन कर दिया। आपको समझ में आ रहा होगा, पहले उन्होंने सबसे पहले काम को एक तकनीक दी, किस प्रकार से काम होगा। फिर जब मजदूरों को पसंद नहीं आया और वो काम छोड़ने लग गए, तो उन्होंने जो सैलरी है उनकी वो डबल कर दी, $5 प्रतिदिन कर दी। ठीक है, अब देखो, अब जो मजदूर है उनको उन्होंने पैसे बढ़ा दिए, तो इनका जो लाभ है वो कम होगा। तो उस लाभ को जो कम हो रहा था उसे मैनेज करने के लिए इन्होंने उनके ऊपर और ज्यादा जो काम है वो थोप दिया। यहां पर देखिए, फोर्ड्स के मुनाफे में जो कमी आई, उन्होंने पैसे बढ़ा दिए ना मजदूरों के, तो मुनाफे में कमी आएगी, और जो कमी आई उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, असेंबली लाइन जो पद्धति थी उसकी रफ्तार और बढ़ा दी। ये ले भाई, और काम कर, और काम कर, और काम कर, और तू काम करता ही जा। ठीक है, तो उन्होंने ये जुगाड़ किया, और जिसकी वजह से मजदूरों पर जो बोझ है वो लगातार बढ़ता रहा और बढ़ता ही रहा। और फोर्ड्स अपने इस फैसले से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट थे। उन्हें ये लग रहा था कि मैंने बहुत कमाल का जो काम है वो किया है, अपने काम से वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं अब हम महामंदी के ऊपर, कि जो महामंदी है वो क्या है दोस्तों। तो आर्थिक महामंदी आपको पता ही होगा दोस्तों, उससे क्या होता है, एक स्थिति ऐसी होती है जो सभी चीजों को तहस नहस कर देती है। लोगों की रोजगार को, व्यापार को, इन सब में बहुत तगड़ा गिरावट आता है। ठीक है, जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो इस कारण मर भी जाते हैं, क्योंकि ना उनके पास रोजगार होता है, ना उनके पास भोजन की कोई सुविधा होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे आर्थिक महामंदी की शुरुआत की, जो कि 1929 में हुई, इस संकट ने 30 के दशक के मध्य तक ये बना रहा। ठीक है, इस दौरान हुआ क्या, दुनिया के जो ज्यादातर हिस्से थे वहां पर जो उत्पादन था वो घट गया, जो लोगों को रोजगार मिल रहा था वो घट गया, जो लोगों की इनकम थी, अब रोजगार नहीं, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो उनको आय नहीं मिलेगी, आय नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फिर वो मर जाएंगे, उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर वो लोन लेते हैं या महाजन से कर्ज लेते हैं तो वो फिर कर्ज जाल में डूब जाएंगे। तो इन प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है और व्यापार में भयानक गिरावट आई, व्यापार में बहुत तगड़ी वाली जो है गिरावट वो आई। ठीक है, कृषि क्षेत्रों में और समुदाय पर इसका बहुत तगड़ा असर पड़ा। जो अमीर लोग थे दोस्तों उस पर असर नहीं पड़ता, लेकिन जो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसान थे उन पर इनका बहुत भयानक, बहुत तगड़ा असर पड़ा। ठीक है,
बात करें अगर हम अमेरिकी सरकार की, तो इसका असर उन पर भी पड़ा होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक जुगाड़ अपनाया। और वो जुगाड़ क्या था? वो जुगाड़ था कि जो भी उनके देश में जो सामान है वो आ रहा है, उस पर वो क्या करेंगे, सीमा शुल्क 2 गुना कर देंगे। अब इससे क्या होगा, इनका तो फायदा होगा, लेकिन जो इनके साथ व्यापार कर रहे हैं उनको तो मुंह की खानी पड़ेगी, उनका तो बहुत घटिया वाला नुकसान होगा। तो वैसा ही कुछ हुआ। यहाँ पर देखिए, अमेरिकी सरकार ने इस महामंदी से बचने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो आयात पदार्थ थे उन पदार्थों पर 2 गुना टैक्स लगा दिया, 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लग गए। और इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ डाली। ठीक है, अपना फायदा तो देखा ही इन्होंने, लेकिन इनके साथ जो व्यापार कर रहे थे बंदे, उनके साथ बुरा हुआ। कीमतों में कमी आने लग गई। मंदी की आशंका को देखते हुए क्या हुआ, कीमतों में जब कमी आएगी, ठीक है, और मंदी की जब आशंका होगी, यानी अब देख रहे हैं कि सिचुएशन खराब होती जा रही है, तो जो बैंक होते हैं उन्होंने क्या किया, कर्ज देने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता है जब पैसे ही नहीं है इनके पास तो ये लोन लेके चुकाएंगे कैसे। ठीक है, तो वही जुगाड़ हुआ इनके साथ। कीमतों में कमी आई। मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने क्या किया, घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। लो भाई, अब हम जो है वो कर्ज भी नहीं देंगे तुम्हें। ठीक है, ये जुगाड़ हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, 1933 तक 400 से ज्यादा बैंक बंद हो गए। ठीक है, और 1929 से 32 तक के बीच की बात करें तो 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। यानी आप महामंदी से असर देख सकते हो कितना ज्यादा है। 4,000 बैंक बंद होना बहुत बड़ी बात है, और 1,10,000 कंपनियां भी बंद हो गई, चौपट हो गई। यानी आप देख सकते हो महामंदी का कितना तगड़ा असर पड़ा। अब हम ये सोचेंगे कि क्या इस महामंदी का असर हमारे भारत पर भी पड़ा? तो हाँ दोस्तों, इसका असर हमारे भारत पर भी पड़ा। इसका असर भारत पर बहुत ज्यादा देखने को मिला, लेकिन सिर्फ लिमिट। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, सिर्फ वो लिमिटेड जगह पर। फॉर एग्जाम्पल, ग्रामीण पर बहुत तगड़ा पड़ा और शहरी पर बिल्कुल नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, भारत में इसका असर तो पड़ा, लेकिन शहरी निवासियों के मुकाबले, शहरी निवासियों को तो बिल्कुल नहीं पड़ा। उनके मुकाबले जो किसान थे और काश्तकार थे, इनको बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, भारत में जो आयात की जा रही थी और निर्यात, भारत का आयात और निर्यात दोनों ही में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, गिर गई दोनों, आयात और निर्यात भी। और बहुत ज्यादा जो कीमतें हैं वो भी नीचे गिरने लग गई। सबसे ज्यादा नुकसान की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा तो वो हुआ बंगाल के जो जूट उत्पादक थे, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम नेक्स्ट चलते हैं इसके पॉइंट्स पे। अगर हम बात करें कि जिस समय मंदी चरम सीमा पर थी, यानी जिस समय ये जो जुगाड़ था ये बहुत ही ऊपर था, उस समय की बात करते हैं हम। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी। कब? 1931 में। और जो ग्रामीण लोग थे, मैंने आपको बताया ग्रामीण लोगों पे बहुत तगड़ा असर पड़ा था इसका। जो ग्रामीण लोग थे उनमें असंतोष था, भाई अब क्या होगा, उथल पुथल हो रहा था उनके, और वो बहुत ही भयानक दौर से गुजर रहे थे। उस समय महात्मा गांधी ने इस चीज का हल्का सा फायदा उठाते हुए, सिचुएशन को देखते हुए काम किया, और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, जो कि अपने लिए एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। तो आप कहीं ना कहीं ये समझ सकते हो कि इसका एक अच्छा असर भी हमारे सामने देखने को आया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। इस मंदी का जो असर है वो देखते हैं किस किस पर कैसा कैसा पड़ा। ठीक है, ये जो मंदी है ये शहरी भारत के लिए बिल्कुल भी दुखदाई नहीं थी दोस्तों। शहरी बंदों के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ा, कीमतें तो गिरते रही, कीमतें गिरते जाने के बावजूद भी जो शहर में बंदे रह रहे थे, ठीक है, ऐसे लोगों को हालत जो है इनकी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई, हालत बिल्कुल मस्त थी इनकी। क्यों?
क्योंकि इनकी आय निश्चित थी, इनकी आय निश्चित थी, आनी ही आनी थी। ठीक है, जैसे कि शहर में रहने वाला कोई जमींदार है तो उसे अपने जमीन से या अपने किसी भी कारोबार से उसे निश्चित रूप से भाड़ा मिलता रहता था, तो उसे क्या दिक्कत होगी? दिक्कत तो उसे होगी जो गरीब है। ठीक है, तो ये सारा जो जुगाड़ हुआ इस महामंदी में। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर विश्व अर्थव्यवस्था का पूर्ण निर्माण। जब इतना सारा जुगाड़ हुआ तो अब जब सब चीजें खत्म होती है तो अर्थव्यवस्था ऊपर जाने का कगार पर है और दोबारा से सभी चीजों का निर्माण जो है वो हो रहा है। कैसे हो रहा है उसे आप समझिए। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आपको पता ही है पहले विश्व युद्ध कितना भयानक रहा, उसमें क्या क्या जुगाड़ हुआ और कितने ज्यादा जो है वो सब लोग जो है मारे गए। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, इसके बाद ही तुरंत ही आप कह सकते हो कुछ दशक में ही जो इनका जो दूसरा विश्व युद्ध था वो आ रहा था शुरू होने के कगार पर। और ये भी दो खेमों के बीच लड़ा गया था। और वो कौन से खेमे थे? एक गुट में थे धुरी शक्तियां और एक गुट में थी, दूसरा जो गुट था वो था मित्र राष्ट्र वाला। ठीक है, तो शक्तियां जो है मुख्य रूप से इनमें कौन कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, जापान, इटली, कुछ इस प्रकार के थे। अगर हम बात करें दूसरे खेमे की तो इसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, ये सभी जो है शामिल थे। ठीक है, तो ये दूसरा विश्व युद्ध भी अब सर पे खड़ा हो गया। पहले विश्व युद्ध से बाहर निकले ही नहीं, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लग गए और ये दूसरा भी सामने आ गया। बात करते हैं हम यहाँ पर, तो इससे हुआ क्या? इससे 6 साल तक युद्ध चलता रहा। आप टाइम देख सकते हो इसमें कितना खतरनाक टाइम है। 6 साल तक युद्ध चला, आप इसे समझ सकते हो कितना ज्यादा हानि हुआ होगा। ये जो युद्ध है ये जमीन पर भी लड़ा गया, क्योंकि इस समय हम थोड़े टेक्नोलॉजी वाले बंदे हो चुके थे। जमीन पर लड़ा गया, हवा पे लड़ा गया, पानी में लड़ा गया। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो जल, स्थल और वायु, इन तीनों जगहों से ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अगर हम बात करें कि लोग कितने मरे तो सीधे तौर पर या घुमा फिरा के अगर हम बात करें, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। इस युद्ध में बेहिसाब, कोई हिसाब ही नहीं है कि कितनी आर्थिक और सामाजिक तौर पर तबाही हुई। बहुत खतरनाक वाला युद्ध ये साबित हुआ था, विश्व युद्ध अपना 2 वाला। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स संस्थान के बारे में। ये क्या जुगाड़ था दोस्तों? तो अब यहाँ पर कुछ सुधारने की बात आ रही है, कुछ नई चीजों के खुलने की बात आ रही है, कुछ नए संस्थान स्थापित होने की बात आ रही है। जैसे आपको पता होगा जी, जो ब्रिटेन वुड्स संस्थान था, जो अपना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जो अपना विश्व बैंक है, तो वो सिचुएशन को सुधारने के लिए पैसे देता है। आप समझ सकते हो, आर्थिक मदद करता है, सभी प्रकार की जो है ये मदद करता है ये। तो इन सभी चीजों का यहाँ पर क्या हुआ, जो है संस्थान उभरे, ये सारी चीजें जो है संस्थापित की गई। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। आर्थिक स्थिरता को बनाने के लिए और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए अमेरिका में न्यू हैम्पशायर नामक एक ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान जो है वो आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में इसे सहमति बनी। अब ये होता क्या है इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। पहले यहां पर समझिए, सदस्य देशों, इसमें क्या होता है, जो उसके सदस्य देश थे उसकी विदेश व्यापार में क्या लाभ हो रहा है, क्या घाटे हो रहे हैं, उनसे निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है वो हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। ठीक है, बात करें हम यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उस समय काम क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम था कि वह अपने जो भी उसके सदस्य देश है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो उसके सदस्य देश जो भी होंगे, उसका सदस्य जो बना होगा, उनके बीच में जो व्यापार हो रहा होगा उनके फायदे को और नुकसान को देखे कि क्या आखिरकार क्या जुगाड़ जो है वो चल रहा है। ठीक है,
अब बात करते हैं ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की। ठीक है, तो ब्रेटन होता है ये, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की। तो इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या हुआ, देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, ये काम करती थी निश्चित विनिमय दर पर। अब ये निश्चित विनिमय दर आपको समझना पड़ेगा, आखिरकार ये होता क्या है। ये होता है, जैसे आप अभी देखोगे, जो एक अमेरिकन डॉलर है, $1 की कीमत कभी 71 रुपए होती है, कभी 75 रुपए होती है, कभी 60 रुपए होती है, कभी 65 रुपए होती है, यानी ये बदलती रहती है। लेकिन ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के तहत ये फिक्स होनी चाहिए थी, और अभी आप वर्तमान में देखोगे तो ये बदलती रहती है। इसका मतलब ये व्यवस्था खत्म हो गई होगी। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था विनिमय दर पर आधारित थी। इस व्यवस्था में जो राष्ट्रीय मुद्राएं हुआ करती थी, राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे हमारी है भारतीय मुद्रा, हमारी रुपए, ठीक है, और अमेरिका के डॉलर, तो इनको एक निश्चित करना था, निश्चित दर होना चाहिए कि $1 हमारे 5 रुपए के बराबर होगा तो होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखते हो अभी के समय में तो ये चेंज होता रहता है। तो एक निश्चित विनिमय दर से इसको बांधा गया था। $1 के बदले कितने रुपए होंगे ये स्थिर था, जो भी निर्धारित किया गया था वो स्थिर रहता था। लेकिन डॉलर का मूल्य भी, और हाँ, ये जो डॉलर का मूल्य था ये सोने से भी फिक्स किया गया था कि $1 की कीमत 35 औंस के बराबर होगी। तो ये सभी चीजें जो है निर्धारित किया गया था ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के बारे में। आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पता चल गया होगा कि क्या काम था उसका, और उसी समय जो है इन सब चीजों की शुरुआत देखी गई थी, ये सभी चीजें जो है उभरी थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है ये खत्म होता है, और आपका चैप्टर भी जो है यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, सभी चीजें जो है आपको करवाई गई है यहाँ पर, इन्हीं में से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ गए तो आप कर सकते हैं इसे लाइक, कमेंट करके आप अपने जो है फीडबैक हमें दे सकते हैं, आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, क्या चीज आपको इसमें अच्छी लगी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ आप कमेंट जो भी आपके मन में हो आप कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्त के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब कर दे हमारे इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दे, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और आप अपना सिलेबस टाइम पे पूरा कर पाओगे। ठीक है, और आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।